right, everyone. And now we'll go ahead with today's session. Fitifly का सेशंस हम बहुत सारे अटेंड करते हैं. अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल सेशन फिटफ्लाई हमारे लिए होस्ट करता है. आज का भी सेशन अमेजिंग होने वाला है. इट्स अ गाइड टू हेल्दी हार्ट. तो हमारा हार्ट कैसे हमें हेल्दी रखना है, इसके बारे में आज के सेशन में जानने वाले हैं. हमारे साथ जुड़े हुए हैं गौतमी जी फ्रॉम द फिटरफ्लाई. वो एक न्यूट्रिशनिस्ट है, न्यूट्रिशन कोच है इन फिटरफ्लाई, और वो फिटरफ्लाई के साथ जुड़े हुए हैं फ्रॉम ओवर अ डिकेड. तो हम जल्दी से चलते हैं गौतमी जी के पास. हेलो गौतमी जी, हाउ आर यू डूइंग टुडे? यस, हाय, थैंक यू सो मच. गुड इवनिंग. आप सब लोग आज टाइम निकाल कर यहाँ पर आए, इसके लिए थैंक यू सो मच. सो आज बेसिकली ऑलरेडी योगिनी ने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है. मैं फिटरफ्लाई में एक न्यूट्रिशन कोच हूँ लास्ट 4 years से, एंड मैं इसी फील्ड में हूँ सिंस लास्ट 8 years. आज हम बात करेंगे अबाउट हाउ टू मेंटेन योर हार्ट हेल्थ, या फिर क्या गाइडलाइंस है जो आप फॉलो कर सकते हो हार्ट अपना मजबूत रखने के लिए. सबसे पहले तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये जाने कि हार्ट हेल्थ जो है वो क्या होता है. ओके, इसको क्यों हमें मेंटेन रखना जरूरी है. एक ही सेकेंड. यस, अभी ये जो है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि वी विल बी टॉकिंग अबाउट आवर हार्ट. ओके, एंड उसके अलावा आज का जो मेजर एजेंडा है वो ये है कि हम अंडरस्टैंड करेंगे हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया के बारे में, क्योंकि ये दो चीजें होती है जो कॉमनली दिखी जाती है जिसको भी हार्ट हेल्थ इश्यूज होते हैं. फिर हम लाइफस्टाइल मेजर्स भी देखेंगे कि कैसे हमें मैनेज करना है अपने हार्ट हेल्थ को, और हार्ट फ्रेंडली डाइट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और इम्पोर्टेंस क्या होती है सोडियम मेंटेनेंस की या फिर सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन की, और ऑयल और फैट इनटेक की अपने हार्ट को हेल्दी रखने में, ये हम देखेंगे. फिटरफ्लाई जो है बेसिकली हमारी कंपनी, इसका मेजर विजन और मिशन ये है कि हम हेल्प करते हैं 1 बिलियन लोगों को. हमने बेटर मेटाबॉलिक हेल्थ आउटकम्स का जो है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, और वो भी साइंस बेस्ड अप्रोचेस के द्वारा, इस चीज के लिए हम उनको मदद करने का हमारा एम है. अगर आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन कुछ भी अगर आपको होता है तो आप उस हिसाब से इस प्रोग्राम में भी एनरोल कर सकते हो, एंड आगे हम आपको भी गाइड और हेल्प कर सकते हैं. शुरू करते हैं सबसे पहले कि अपना हार्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है. आप अपने आंसर्स जो है वो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कि वाई इज हार्ट हेल्थ सो इम्पोर्टेंट. आपको क्या लगता है कि वाई इज इट इम्पोर्टेंट? Okay, you all can raise your hands and you can let us know कि आपको क्या लगता है हार्ट हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है. और हमारे मेंबर्स को चैट बॉक्स पसंद है, वो काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं चैट बॉक्स में. दैट्स ग्रेट. So again, everyone, you can just type your responses in the chat box as well. We'll go to Sneha. यस, बिकॉज हार्ट हमारे बॉडी का पिवट है. तो एब्सोल्युटली. yes, it distributes the food, it distributes everything into the our internal secretions and other things. So obviously because it's the pivot, we need to keep it healthy. करेक्ट, एब्सोल्युटली. बहुत सारे लोगों ने चैट बॉक्स में भी रिस्पॉन्ड किया है कि फॉर ब्लड सर्कुलेशन हार्ट इज माय लाइफ, कंट्रोल्स आवर ब्लड सर्कुलेशन, नो हार्ट नो लाइफ. एब्सोल्युटली ट्रू. अगर देयर इज नो हार्ट देयर इज नो लाइफ. इफ यू लुक एट इट बेसिकली, दैट व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, बिकॉज हार्ट एक तो वाइटल ऑर्गन है जो पंप करता है ब्लड को एंड ऑक्सीजन को आपके पूरे बॉडी में. एंड हार्ट डिजीज हमें पता ही है कि इंडिया में और ग्लोबली भी कितना ज्यादा अभी सबको हो रहा है, नॉट जस्ट इन सीनियर सिटीजन्स बट यंग लोगों को भी हो रहा है. इसीलिए इसको अच्छे से हेल्दी तरीके से रखना इंपॉर्टेंट है, ताकि फ्यूचर के रिस्क या चांसेस जो हार्ट अटैक्स के होते हैं, स्ट्रोक्स के होते हैं या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के होते हैं वो हमें ना हो सके. ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज है. नाउ वी विल सी कि बेसिकली ये जो हार्ट हेल्थ है इसको हमें कैसे मेंटेन रखना है. कुछ मेटाबॉलिक कंडीशंस है जैसे कि डायबिटीज, ओबेसिटी और हाइपरटेंशन. इनको हम ट्रायो ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स कहते हैं, क्योंकि इनका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है, या फिर ये एक जो ट्रायो है वो अगर किसी को हो जाए तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस हार्ट हेल्थ डिजीज के होने के या चांसेस फ्यूचर में होने के ज्यादा होते हैं. 70% जो अडल्ट हमने देखे हैं जिनमें डायबिटीज है
उनको बीपी की भी परेशानी होती है या फिर हाइपरटेंशन होता है, और उनको ये हायर कंडीशन भी होता है कि वो लोग ओबीस भी होते हैं, यानी कि उनको उनका वेट भी ज्यादा होता है ज्यादातर समय जब भी देखा जाए तब। सो रिसर्च ये बताता है कि जब डायबिटीज, ओबेसिटी और हाइपरटेंशन ये चीजें सबसे ज्यादा इंक्रीज होती है या फिर सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंटली देखी जाती है, तो कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स का भी रिस्क बढ़ता है, जैसे कि हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक का। तो मेजर इसमें कौन सा फैक्टर होता है? ओबेसिटी होता है, जिसके वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस एक कंडीशन है जिसमें आपके बॉडी के जो सेल्स होते हैं, हम सबके बॉडी में सेल्स होते हैं जो रिस्पॉन्ड नहीं करते इंसुलिन से इफेक्टिवली, और इसके वजह से जो है वो टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। तो ये एसोसिएटेड होता है हाइपरटेंशन से भी, यानी कि ब्लड प्रेशर से भी। तो इसलिए डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होना, ये भी चीजें जो है इसके वजह से भी हार्ट डिजीजेस हो सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर मैनेज कर सकते हैं हाइपरटेंशन को और डिसलिपिडीमिया, यानी कि हाई लिपिड प्रोफाइल जिनके होते हैं या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जिनके होते हैं। तो ये कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं और इससे हम कैसे हार्ट डिजीज या स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो ये अगर हमने प्रिवेंट किया कि अगर आपका बीपी लेवल्स आप कंट्रोल रेंज में रखते हो या कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अगर आप कंट्रोल रेंज में रखते हो, तो आपको जो रिस्क है या चांसेस है हार्ट डिजीज होने के, स्ट्रोक होने के, या किडनी डिजीज होने के, या आई डिसऑर्डर या डिजीज हो सकता है, ये सारी चीजें जो है ये हमें नहीं होंगी। सो नेक्स्ट जो है वो है बेसिकली कि हमें कैसे हमारा हाइपरटेंशन या फिर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है। ओके, सो बेसिकली अभी हमें पता तो है कि अरे चलो बीपी हो गया है या फिर ब्लड प्रेशर अगर हमारा जो है रेंज में नहीं है, या डॉक्टर ने बोल दिया आपका बीपी हाई है, सो हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करें और कैसे इसको कंट्रोल करें। सो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि नॉर्मल लेवल्स ब्लड प्रेशर के क्या होते हैं। सो नॉर्मल लेवल्स ब्लड प्रेशर के तब होते हैं जब बेसिकली आपका ब्लड प्रेशर लेवल 120/80 के नीचे हो। अगर ये 120/80 के ऊपर है, ओके, सो देन इसका मतलब है कि आप हाइपरटेंसिव हो या फिर आपको हाइपरटेंशन है। स्पेशली अगर कंसिस्टेंटली 140 और 90 के ऊपर रेंज में है, तो मतलब कि आपको डेफिनेटली हाइपरटेंशन है। यस, सो नेक्स्ट जो है वो अब ये समझते हैं कि इसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो ये हाइपरटेंशन के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो सबसे पहले सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है ये जानते हैं। सो जब भी हम बीपी चेक करते हैं, क्या आप लोग ने ऑब्जर्व किया है डॉक्टर्स दो नंबर बताते हैं कि 110/70 या 120/80। सो जो ऊपर वाला नंबर है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रीडिंग कहते हैं, और जो नीचे वाला नंबर है उसको हम डायस्टोलिक या लोअर नंबर कहते हैं। सो जब आपका बीपी जो है वो 120 और 80 जो है सिस्टोल के रेंज में रहता है या उससे कम में रेंज में रहता है, तो यानी कि वो आपका नॉर्मल रेंज है। ओके, सिमिलरली अगर 120 टू 129 अगर आपका सिस्टोलिक या अपर नंबर है और आपका डायस्टोलिक लेस देन 80 है, तो उसको हम एलिवेटेड ब्लड प्रेशर वाले रेंज में कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर आपका 130 से 139 की रेंज में है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 टू 89 की रेंज में है, तो वो स्टेज 1 हाइपरटेंशन होता है। सो एलिवेटेड वाले रेंजेस में कभी कभार मेडिकेशंस दिए जाते हैं, कभी नहीं दिए जाते, लेकिन अगर आपको हाइपरटेंशन स्टेज 1 डिटेक्ट होता है या फिर वो आपका स्टेज 2 या 3 में जाता है, तो तब हम मेडिकेशंस का जो है डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। सो सिमिलरली स्टेज 2 अगर हम देखते हैं तो 140/90 के रेंज में अगर रहा तो उसको हम स्टेज 2 कंसिडर करते हैं। एंड हाइपरटेंसिव क्राइसिस तब होता है जब आपका 180 और 120 से ज्यादा हाई हो। सो दैट इज व्हेन आपको इमीडिएटली मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत होती है। सो आपको इमीडिएटली आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट होता है। ओके, सो बेसिकली इम्पोर्टेंस क्या है हमारा, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, यस। सो इम्पोर्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर लेवल्स, तो हमें क्यों इम्पोर्टेंट है कि हम अपना बीपी चेक करते रहे।
सबसे पहले अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो है उसके गाइडलाइंस के अनुसार बीपी जो है आपका चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको हाइपरटेंशन है या फिर हाई ब्लड प्रेशर है, ताकि आप पहले तो ये जान सके कि जो मेडिकेशंस आप ले रहे हो या जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हो वो ट्रीटमेंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। दूसरी चीज, आप होम मॉनिटरिंग डिवाइस भी यूज कर सकते हो, ताकि आप फ्रीक्वेंटली जब मॉनिटर करते हो एंड सिमिलर टाइमिंग्स पे जब आप चेक करते हो तो आपको और ज्यादा बेटर आइडिया आता है कि बीपी सिर्फ एक दिन पे बढ़ रहा था या वो कंसिस्टेंटली हाई रेंज में ही है। तो इससे आपका डायग्नोसिस और कंफर्म हो सकता है और डॉक्टर को भी हेल्प मिल सकती है। अब एक्यूरेट रीडिंग्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक मॉनिटर ऐसा चूज करो जो वैलिडेटेड हुआ हो। ओके, तो आप आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल से या फिर फार्मेसी स्टोर से जहां से आप ले रहे हो उनसे एडवाइस ले सकते हो। दूसरी चीज, आपको ये इंश्योर करना है कि जो हैंड कफ है वो आपके हैंड पे प्रॉपरली फिट आए। कभी कभी मेजरमेंट्स या फिर साइज जो है वो चेंजेस उसमें हो सकते हैं, तो आपको आपके अपर आर्म पे इसको लगाना होता है, तो वो मॉनिटर आपको उस हिसाब से करेक्ट साइज और फिट का लेना जरूरी है। एंड आप आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल से भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हो कि कैसे आपको इसको करेक्टली यूज करना है और आपको रिजल्ट्स कैसे इसमें कंसिस्टेंटली मिल सकते हैं, जैसे कि आपको हॉस्पिटल या क्लिनिक में मिलते हैं। मुझे कुछ लोग आप बता सकते हो कि कभी क्या आपने ट्राई किया है, बीपी चेक किया है कोई भी होम मॉनिटर डिवाइस से? चैट बॉक्स पर ही टाइप कर लीजिए। यस, थैंक यू हेमलता जी। ओके, वेरी गुड। क्या आप कंसिस्टेंटली चेक करते हो या फिर आप वेट करते हो कि डॉक्टर के क्लिनिक में जाकर आप रीडिंग्स लोगे और फिर वही एक्यूरेट होंगे, ऐसा कुछ है? जैसे मैंने बताया आपको आपको कंसिस्टेंटली चेक करना है, कभी कभी नहीं चेक करना, रेगुलरली करिएगा। ओके, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है ताकि आपका हार्ट हेल्थ भी आप मेंटेन रख सको। अब हमें पता तो है कि बीपी चेक करना है, लेकिन इसको चेक करने के लिए भी कुछ तरीके होते हैं या फिर कुछ गाइडलाइंस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका करेक्ट पोस्चर या फिर जिस तरह से आप बैठे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका पोजीशन ऑफ सिटिंग जो है वो करेक्टली आपको बैठना है, जैसे आप इस स्लाइड में देख सकते हो कि लड़की बैठी हुई है, उसका बैक सपोर्टेड है। ओके, स्ट्रेट सपोर्टेड बैक रखना है आपको। आपको ज्यादा बात नहीं करनी है उस टाइम पर, आपको सीटेड रहना है। ओके, आपका जो लेग भी है वो भी, लेग्स को भी आपको क्रॉस करके नहीं रखना है, जैसे यहाँ पे फ्लैट सरफेस पे लेग्स रखे हैं उसी तरह से रखने हैं। ओके, फ्लोर पे। फिर आपको इंश्योर करना है कि आपका जो हाथ है या आर्म है वो भी प्रॉपरली किसी फ्लैट सरफेस पे आपको रखना है, और आपके पाम्स जो है वो ऊपर की तरफ फेसिंग होने चाहिए, यानी कि आपको वो उस हिसाब से आप रिलैक्स पोजिशन में जब प्रॉपरली बैठोगे तो आपका बीपी रीडिंग भी जो है वो एक्यूरेट आएगा। फिर आपका जो कफ है, यानी कि जो भी आप मेजरमेंट कफ यूज कर रहे हो वो भी आपको मिड आर्म लेवल पे लगाना है, जो आपके हार्ट और आपके इसके लेवल में आ सके, और उसको आपको 1 इंच एल्बो से भी ऊपर फोल्ड को रखना है। ये जब आप करोगे तो आपको एक्यूरेट रीडिंग्स मिलेंगे। इसके अलावा कुछ ABCDs है ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको शांत स्टेट में बैठना है, यानी काम स्टेट ऑफ माइंड में आपको बैठना है, तो क्वाइट और रिलैक्स्ड रहना है। ओके, और आप जब कामली बैठोगे तो आपको एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए कुछ बात नहीं करनी है, कुछ बोलना नहीं है, तो तभी आप ये रीडिंग उसके बाद ले सकते हो। इमीडिएटली फिजिकल एक्टिविटी अगर आप करके आए हो, वॉक करके आए हो, तो इमीडिएटली चेक नहीं करना है, एटलीस्ट 15-20 मिनट्स रेस्ट करके फिर आप चेक कर सकते हो। और आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपका रीडिंग्स जो है वो आपके अल्कोहल इंटेक के बाद या फिर कॉफी इंटेक के बाद या कुछ खाने के बाद या स्मोकिंग करने के बाद इमीडिएटली आपको नहीं मेजर करना है, बिकॉज उससे भी आपका हार्ट रेट बढ़ता है, तो आपके रीडिंग्स पे भी वो इफेक्ट आएगा। दूसरा चीज जो है वो है बॉडी पोस्चर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि वो लेडी प्रॉपरली बैठी है, तो आपको भी वैसे ही चेयर पे बैठना है, फीट प्रॉपरली रखने हैं। सी जो है वो है कैलिब्रेट एंड चेक इक्विपमेंट। ये भी चेक करना है कि आपका इक्विपमेंट या डिवाइस जिस पे आप मेजरमेंट ले रहे हो उसके बैटरीज प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, वो डिवाइस प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं।
और डी जो है वो है कि डबल चेक एनी हाई रीडिंग्स। सो अगर आपने पहला रीडिंग लिया और वो बहुत हाई आता है तो आप 3 बार रीडिंग्स ले सकते हो, और तीनों बार अगर आपके रीडिंग्स हाई रेंज में आते हैं यानी कि आपके बीपी लेवल्स उस समय के लिए एलिवेटेड है। सो वो आप उस तरह से भी मेजर कर सकते हो। तो ये जो चीजें हैं ये कुछ पॉइंटर्स है जो आपको हेल्प करेंगे आपका ब्लड प्रेशर लेवल्स को चेक करने के लिए, करेक्टली मॉनिटर करने के लिए। अब हम जब बात कर रहे थे अबाउट द ट्रायो ग्रुप, उसमें हमने ये भी देखा था कि कैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का भी इफेक्ट होता है हमारे हार्ट हेल्थ पे। ये सबसे पहला मार्कर है या फिर सबसे पहली चीज है जो हम देखते हैं विद पीपल जिनका बेसिकली एलिवेटेड ये होता है, आई मीन जिनको हार्ट हेल्थ इश्यूज होते हैं। डिस्लिपिडीमिया एक कंडीशन है बेसिकली जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल या फिर ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ये कोलेस्ट्रॉल जो है, कभी आप में से किसी ने भी चेक किया है या लिपिड प्रोफाइल करवाया है, रिपोर्ट देखा है, उसमें कौन से पैरामीटर्स आप देखते हो? आपने करवाए हैं टेस्ट, राइट? तो ये पैरामीटर्स कौन से देखते हो आप? सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लेवल देखते हो या फिर एवरी मंथ? यू कैन चेक वंस इन 3 months ऑल्सो, नॉट एन इशू। वेरी गुड। ऑल दोज जो चेक कर रहे हैं, इट इज अ वेरी गुड थिंग। यू शुड मॉनिटर एंड सी कि आपके लेवल्स किस रेंज में है, स्पेशली इफ आपके ऑलरेडी कोई ऑनगोइंग मेडिकेशंस है या फिर आपको कभी किसी ने कहा है कि आपको डिस्लिपिडीमिया है। तो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल हम देखते हैं उसमें, करेक्ट, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, एचडीएल एंड एलडीएल। ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी को जरूरत होती है इसकी ताकि वो सेल्स और हॉर्मोन्स बना सके। एंड ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो एक तरह का फैट होता है। ये जो फैट है ये आपकी बॉडी यूटिलाइज करती है एनर्जी के लिए। यस। अब हमारा जो रिपोर्ट है, जैसे आप लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा कि आप चेकअप करते हो, आप वंस अ ईयर चेक करते हो या एवरी मंथ करते हो, एंड आप एचडीएल देखते हो, एलडीएल देखते हो, टोटल ट्राइग्लिसराइड, ये डिफरेंट रेशियोज भी देखते हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अब हम समझते हैं कि व्हाट आर दीज डिफरेंट पैरामीटर्स, और इनको जो बॉर्डर लाइन होता है या हाई रिस्क होता है या रेंजेस जो होते हैं वो कौन से रेंजेस है। एक लिपिड प्रोफाइल एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड लेवल्स हम देखते हैं, और जो रिजल्ट्स होते हैं आपके लिपिड प्रोफाइल से वो हमें पता चलते हैं कि इसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड रेंज क्या है। डिजायरेबल रेंज कोलेस्ट्रॉल के लिए जो है बेसिकली वो 200 से कम होना जरूरी है, यानी कि आपका वो डिजायरेबल रेंज में है। बॉर्डर लाइन कब होता है? जब 200 से 239 मिलीग्राम्स पर डीएल के रेंज में वो होते हैं। एंड हाई रिस्क तब होता है जब 240 मिलीग्राम्स पर डीएल से ज्यादा होता है। हमें हमेशा ये टारगेट रखना है कि हमारे रेंज हमेशा डिजायरेबल रेंजेस में ही हो। उसी तरह ट्राइग्लिसराइड लेवल्स भी 150 मिलीग्राम्स पर डीएल से कम के रेंज में डिजायरेबल रेंज होता है। बॉर्डर लाइन जो है वो 150 टू 199 मिलीग्राम्स पर डीएल का रेंज होता है, और हाई रिस्क जो है वो 200 टू 499 मिलीग्राम्स पर रेंज होता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो 60 मिलीग्राम्स पर डीएल के रेंज में होना जरूरी है, ये डिजायरेबल है, और ये आता है जब आपका गुड कोलेस्ट्रॉल, इसे कहते हैं बेसिकली एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को। तो अगर गुड फैट इनटेक आप अच्छा रखते हो तो आपका ये गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ेगा। ये जितना कम होता है उतना ज्यादा हाई रिस्क होता है हार्ट हेल्थ कंडीशंस के लिए। और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। वो भी 60 टू 130 मिलीग्राम्स पर डीएल का रेंज जो है वो डिजायरेबल रेंज है, एंड 160 टू 189 मिलीग्राम्स पर डीएल का जो रेंज है यानी कि हाई रिस्क रेंज है। नेक्स्ट टाइम जब आप आपके रिपोर्ट्स देखोगे तो ये रेंजेस भी चेक जरूर करिएगा कि आपका कौन से वाले रेंज में आ रहा है या कौन से कैटेगरी में आ रहा है। बाकी दूसरे भी कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं हार्ट हेल्थ कंडीशंस के। तो उसमें से कुछ रिस्क फैक्टर्स है एज। जब एज बढ़ती है तब थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी कुछ लोगों में कम हो जाती है, या फिर एज रिलेटेड इश्यूज की वजह से भी हमें हार्ट हेल्थ कंडीशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा होता है फैमिली हिस्ट्री यानी कि जेनेटिक्स। उसके वजह से भी हमें हार्ट हेल्थ कंडीशंस हो सकते हैं।
थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है ओबेसिटी, यानी कि अगर आपका वजन ज्यादा है तो आप ज्यादा हाई रिस्क पे होते हो। फिजिकल इनएक्टिविटी, स्मोकिंग या फिर अल्कोहल कंजम्पशन, और कुछ मेडिकेशंस के भी इफेक्ट की वजह से भी हमें हार्ट हेल्थ कंडीशंस के रिस्क बढ़ जाते हैं। अब हमें ये तो समझ लिया कि क्या होता है और किस तरह से कौन से फैक्टर्स होते हैं या फिर कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं, या हमें रिपोर्ट्स में क्या देखना है। अब इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हमें लाइफस्टाइल मेजर्स कौन से रखने हैं जिससे हम इसको मैनेज कर सके या अपने हार्ट को मजबूत रख सके। सो बेसिकली अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन जो है, उनके गाइडलाइंस के अनुसार जो है उनका एक प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं लाइफ्स एसेंशियल 8 प्रिंसिपल्स। सो ये जो है ये की मेजर्स होते हैं आपके हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और मेंटेन रखने के लिए। तो ये जो एसेंशियल 8 प्रिंसिपल्स है, इसमें जो इंक्लूडेड कैटेगरीज में जो चीजें हैं वो है, एक तो वेट मैनेजमेंट, ये आपको करना है अगर आपका वेट ज्यादा है। दूसरी चीज कि आपको हेल्दी डाइट फॉलो करना है, एक्सरसाइज करना है रेगुलरली, अल्कोहल को लिमिट करना है या फिर अगर आप स्मोकिंग करते हो तो उसको क्विट करना है, स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करने हैं, यानी बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, तो डी स्ट्रेस करने वाले एक्टिविटीज आप कर सकते हो। स्लीप पैटर्न को मेंटेन रखना है ताकि गुड क्वालिटी स्लीप आपको मिले। आपका लिपिड प्रोफाइल लेवल्स आपको कंट्रोल रखने हैं, एंड आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स जो है उसको रेगुलरली आपको मॉनिटर करते रहना है ताकि वो आपको पता चले कि क्या रेंज में है और उस हिसाब से आप उसको कंट्रोल कर सको। ये जो बेसिकली हमने देखे एसेंशियल 8 फैक्टर्स, ये आपको हेल्प करेंगे आपके हार्ट हेल्थ को मजबूत रखने के लिए। इसके अलावा ये जो है आपका रिस्क भी लोअर कर देता है कि आप कभी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक या फिर दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आपको ना हो सके। अब नेक्स्ट चीज है डाइट। तो ये सब इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमें पहली चीज तो यही लगता है कि अच्छा डाइट में क्या खाना चाहिए या फिर क्या कौन सी चीज है जिसको हमको इंक्लूड करना है या फिर एक्सक्लूड करना है, करेक्ट। आप में से कोई भी कभी किसी ने भी हार्ट हेल्दी डाइट फॉलो किया है या फिर कोई भी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस फॉलो किए हैं, या कभी सुना है डाइटरी हैबिट्स हार्ट हेल्थ के लिए क्या होते हैं क्या नहीं होते? यस, वेरी गुड। सिर्फ 2 लोगों को पता है। ओके, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। ठीक है, सबसे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके डाइटरी इनटेक में आप फाइबर रिच चीजें इंक्लूड करो। बेसिकली क्या होता है कि इंडियन डाइट सिस्टम में भी अलग अलग फूड ग्रुप्स होते हैं। प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, ये 3 मेजर ग्रुप होते हैं, और एनर्जी यानी कि कैलोरीज होती है। कैलोरी इनटेक जो होता है उससे आपका डेली एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहते हैं, लेकिन ये कैलोरीज आते कहाँ से? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट में से। कार्बोहाइड्रेट्स में भी 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आपको आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेंटेन रखना है जिससे आप फाइबर इनटेक मेंटेन रख सको। तो ये फाइबर कहाँ से आता है? बेसिकली सब्जियों में से या फ्रूट्स में से, या फिर सैलेड इनटेक अगर आप मेंटेन रखते हो तो वहां से। तो इसका जितना ज्यादा इनटेक आप ले सकते हो उतना आपको मेंटेन रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है प्रोटीन इनटेक। ये प्रोटीन इनटेक जो है बेसिकली आता है, अगर आप वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन सोर्सेज के लिए आप डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर सकते हो। दाल्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, या लेंटिल्स होते हैं, या सोयाबीन होता है, ये चीजें आप ले सकते हो। और इससे नॉन वेज सोर्सेज अगर है तो नॉन वेजिटेरियन में लीन सोर्सेज आपको कंसिडर करना है, जैसे फिश, चिकन और एग्स। तो इनसे आपका डेली प्रोटीन इनटेक भी मेंटेन रहेगा। एंड आपको गुड फैट सोर्सेज इंक्लूड करना है। तो फैट्स भी 2 तरह के होते हैं, गुड एंड बैड। गुड फैट सोर्सेज में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं वो वाले सोर्सेज लेने हैं, जैसे कि नट्स हो गए, ऑयल सीड्स हो गए, फिश हो गया। तो इनसे आपका जो है वो प्रॉपर इनटेक मेंटेन रहेगा। एंड ये क्वालिटी के साथ आपको क्वांटिटी भी मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है अबाउट डैश डाइट।
सो आप लोगों में से किसी ने कभी डैश डाइट के बारे में सुना है? It's okay if you don't know, then we will discuss right now. Okay, so DASH diet basically जो होता है, yes, walnut is also a good source of omega-3 fatty acids. Okay, great. Great, बहुत लोगों को पता है about DASH diet. Correct? So इसे कहते हैं basically DASH diet जो है वो हाइपरटेंशन के लिए ज्यादातर तो लोग इसको फॉलो करते हैं. इसे कहते ही है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन. सो नाउ वी नो कि हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, डायबिटीज, ओबेसिटी, इन सारी चीजों की वजह से ही हार्ट हेल्थ कंडीशंस के रिस्क चांसेस बढ़ सकते हैं. तो ये जो है ये प्रूवन मेथड है जिससे आपका हाइपरटेंशन कंट्रोल कर सकता है. तो इसमें क्या होता है कि ये डाइट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, होल ग्रेन्स में, लीन प्रोटीन सोर्सेज में और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स में रिच होता है. तो ये आपको ज्यादातर इन चीजों का इंटेक रखना है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इस डाइट के अकॉर्डिंग ये होती है कि आपको आपके सोडियम लेवल्स जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करने हैं, बिकॉज जितना सोडियम इंटेक आपका हाई होगा उतना ब्लड प्रेशर लेवल आपका बढ़ेगा. तो इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि अच्छा बीपी हाई है, सॉल्ट कट डाउन करिए, या फिर सॉल्ट इंटेक या नमक का इंटेक आपको कम करना है, क्योंकि सॉल्ट सोडियम में रिच होता है. सो सोडियम इंटेक सिर्फ सॉल्ट से ही नहीं आता, बहुत सारे बाकी हिडन सोर्सेज भी होते हैं जिसमें से सोडियम आता है. तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सी चीजें कंज्यूम कर रहे हो, तो वो सोडियम रिस्ट्रिक्शन लेना भी जरूरी है. सेकेंडली, सैचुरेटेड फैट्स और स्वीट्स, इसका इंटेक भी आपको जो है वो कम रखना है या फिर मिनिमल रखना है, बिकॉज इसके वजह से भी हार्ट हेल्थ कंडीशंस या फिर हाई ब्लड प्रेशर हो सकते हैं. अब ये जो बैलेंस्ड अप्रोच है इससे आपका बेसिक जो है लेवल्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, फिर इनटेक ऑफ फैट, इसको तो आपको रिस्ट्रिक्ट करना ही है. बट इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा आपको फाइबर इनटेक बढ़ाना है, यानी कि फ्रूट, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स हो गए, एंड प्रोटीन इनटेक भी मेंटेन रखना है. सो ये डैश डाइट अगर आप प्रॉपरली फॉलो करोगे तो इससे आपको हेल्प हो सकती है आपके हार्ट हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए. अब नेक्स्ट जो है सोडियम रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बात करते हैं, एंड सोडियम इम्पैक्ट क्या होता है या फिर सॉल्ट का इम्पैक्ट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं. सो यहाँ पर बेसिकली सोडियम अगर हम हाई इंटेक लेते हैं या फिर सॉल्ट इंटेक हाई रखते हैं तो इससे पहले तो रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज और स्ट्रोक बढ़ जाते हैं. सेकेंडली, हाई ब्लड प्रेशर भी होने लगता है. फिर बॉडी में पानी का भी जो है फ्लूइड रिटेंशन होता है, यानी कि पानी भर सकता है आपके थोड़े थोड़े ऑर्गन्स में, जिसके वजह से किडनी पे ज्यादा बर्डन या प्रेशर आता है कि वो उस पानी को हम फ्लश आउट करें. प्लस ये इंसुलिन रेजिस्टेंस से भी लिंक्ड है, जिसके वजह से ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ेंगे. इससे इन्फ्लेमेशन भी ट्रिगर होती है, यानी कि बॉडी में सूजन वगैरह हो सकती है. एंड आपके जो हॉर्मोन्स होते हैं, कॉर्टिसोल हॉर्मोन्स, तो वो कॉर्टिसोल हार्मोन के लेवल्स को भी ये बढ़ा सकता है, जिसके वजह से आपका ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ सकते हैं. और आप अगर ज्यादा सॉल्ट इंटेक रखते हो या ज्यादा सोडियम इंटेक लेते हो तो इससे आपका एपेटाइट, फूड क्रेविंग्स, ये सारी चीजें बढ़ती है, जिससे आपका वेट गेन हो सकता है. अब सोडियम और सॉल्ट इंटेक रिस्ट्रिक्ट तो करना है, बट कितना रिस्ट्रिक्ट करना है, कौन से क्वांटिटी में लेना है, ये जानना भी जरूरी है. सो डाइटरी अलाउंस जो है एज पर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, ये रिकमेंडेशन वो लोग देते हैं कि आप अगर सॉल्ट लेते हो तो सॉल्ट का इंटेक 1 टीस्पून पर डे यानी 5 ग्राम्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इसका मतलब है कि आपके कुकिंग में, घर पर जब भी कुछ भी कुक होता है, सो सॉल्ट का आपका पर पर्सन के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि 1 टीस्पून पर डे होना चाहिए. अब अगर हम देखते हैं तो 1 ग्राम जो सॉल्ट होता है, तो 1 ग्राम में 400 मिलीग्राम सोडियम होता है. एंड सोडियम अलाउंस जो है यानी रिकमेंडेशन, जो नॉन हाइपरटेंसिव लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है, उनके लिए 2300 मिलीग्राम्स है पर डे. सो इस हिसाब से ये नॉन हाइपरटेंसिव लोगों के लिए हो गया, बट जिनको हाइपरटेंशन है या ब्लड प्रेशर का इशू है उनके लिए 1500 मिलीग्राम्स पर डे सोडियम इंटेक मेंटेन करना जरूरी है. उससे ज्यादा इंटेक अगर होता है तो आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स बढ़ सकते हैं, यानी कि 3/4 टीस्पून जितना ही सॉल्ट इंटेक. ओके, सो
अगर इस तरह से देखा जाए तो आपको इसके साथ वो जो बाकी के भी सोडियम सोर्सेज है उन पे भी ध्यान देना जरूरी है, बिकॉज वो सारे हिडन सोर्सेज होते हैं जहां से आपका सोडियम इंटेक बढ़ सकता है। तो अभी कुछ टिप्स है जिससे आप कैसे आपका सोडियम या सॉल्ट इंटेक को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले कि आपको ग्रेजुअल रिस्ट्रिक्शन रखना है। पहले तो आप मेजर करके देखिए कि आपके घर में कुकिंग में कितना सॉल्ट इंटेक यूज होता है पूरे दिन भर में, क्योंकि आपको जब क्वांटिटी पता चलेगी कि अच्छा दिन भर में 3 टेबल स्पून यूज हो रहे हैं, यानी कि आपका फैमिली में 4 लोग हैं या फिर 5 पीपल है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके देख सकते हो एंड स्लोली स्लोली कट डाउन करके आप उसको करके 1 टीस्पून जितना बना सकते हो। सेकेंडली, आप अवॉइड कर सकते हो एडिशनल सॉल्ट किसी भी फूड आइटम में ऐड करना। तो कभी कभी सैलेड्स पे, कट फ्रूट्स पे कुछ लोगों को आदत होती है कि ऊपर से नमक या मिर्च वगैरह डालते हैं, या कुक्ड वेजिटेबल्स में या दही में भी हम मिलाते हैं। तो वो जो चीज है वो आप अवॉइड कर सकते हो, ऊपर से ऐड करना सॉल्ट को। फिर आप आपके जो सॉल्ट कंटेनर्स डाइनिंग टेबल पर भी हम रखते हैं कि अरे खाने में नमक अगर ऊपर नीचे लगा तो हम और एडिशनल ऊपर से ऐड कर ले, तो वो प्रैक्टिस को भी आप जो है वो डिसकंटिन्यू कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि और ऐड नहीं होगा सॉल्ट। फिर अगर हम रोटी या राइस बनाते वक्त भी सॉल्ट ऐड करके बनाते हैं तो वो भी आप डिसकंटिन्यू कर सकते हो प्रैक्टिस, तो उससे भी आपका कट डाउन होगा। प्लस आप इसके जगह पर अगर हम रेडी टू मेक फ्लेवर वाले जो मसाला होते हैं या रेडीमेड बाहर से जो पैकेज्ड मसाला यूज करते हैं या चाट मसाला यूज करते हैं, तो वो भी आप रिस्ट्रिक्ट करिएगा, बिकॉज वो भी बेसिकली सॉल्ट या सोडियम रिच होते हैं। एंड एक्सेस यूज ऑफ सॉल्टेड बटर और मार्जरीन भी आपको अवॉइड करना है। तो इससे भी आपका कट डाउन हो सकता है सॉल्ट या सोडियम का। सो सोडियम एंड सॉल्ट रिलेटेड हमने देख लिया। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो है फैट। ओके, सो फैट की वजह से बेसिकली क्या होता है कि हार्ट हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर ये इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑयल इज समथिंग जो हम डेली घर पे यूज करते हैं कुकिंग के लिए, और इसका इम्पैक्ट हार्ट हेल्थ पे होता है। तो हमें ये बहुत कंफ्यूजन रहता ही है कि कौन सा बेस्ट ऑयल है, कौन सा बेस्ट सूटेबल ऑयल है मार्केट में, या फिर हम कैसे ऑयल को कम करें या कौन से ऑयल को कंज्यूम करें। तो पहले तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि ऑयल तो फैट का ही सोर्स है, ताकि चाहे वो ऑयल हो, बटर हो, घी हो, एवरीथिंग इज अ सोर्स ऑफ फैट। अब ये जो फैट्स होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स। सो जो सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट होते हैं ये हाइड्रोजनेटेड ऑयल से आते हैं, तो इनसे आपका एलडीएल यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ता है, और इससे आपके हार्ट डिजीजेस का रिस्क बढ़ता है। इससे इन्फ्लेमेशन हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, जो सारे हार्ट हेल्थ डिजीज के प्रिकर्सर्स होते हैं। उसी तरह सैचुरेटेड फैट जो होता है वो भी 2 तरह का होता है, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। सो ये जो होता है इसमें बेसिकली आपका ओमेगा 3, ओमेगा 6 ये सारी चीजें भी आती है, जिससे एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। तो इससे आपका हार्ट हेल्थ मजबूत हो सकता है। सो फैट्स के बारे में तो हमने जान लिया कि कौन सा फैट इज गुड एंड बैड। अब ये भी जानना जरूरी है कि कौन सा ऑयल इज गुड एंड बैड, बिकॉज हम हर जगह एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं अलग अलग प्रकार के ऑयल्स के। कोई कहता है कोल्ड प्रेस ऑयल इज वेरी गुड, कोई कहता है फिल्टर्ड ऑयल यूज करो, कोई कहता है रिफाइंड ऑयल बिल्कुल यूज मत करो। करेक्ट? सो आप लोगों ने ये सुना ही होगा या फिर रीड किया होगा या टीवी पे भी देखा होगा। सो ऑयल इनटेक के बारे में भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पहले कि हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स होते क्या है। तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जो है, ओके, ये ऑयल सीड्स में से बनता है, जैसे नट्स हो गए या ऑयल सीड्स हो गए, लो टेम्परेचर पे। और इसका नेचुरल एक फ्लेवर होता है या न्यूट्रिएंट और अरोमा जो है वो इसमें इंटैक्ट रहता है। तो ये जब भी प्रोसेसिंग वगैरह चीजों से नहीं जाता, जिसके वजह से इसका न्यूट्रिशन बेनिफिट ज्यादा हाई होता है, और इसीलिए ये महंगा भी होता है। तो ये आप आपके कुकिंग में, सैलेड्स में या सैलेड ड्रेसिंग्स में यूज कर सकते हो। दूसरा होता है फिल्टर्ड ऑयल। सो फिल्टर्ड ऑयल बेसिकली एक्सट्रैक्टेड होता है ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू, जिसमें सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज किया जाता है ताकि उसके जो भी इम्प्योरिटीज है वो निकाल दिए जाए, पर इसमें कोई केमिकल प्रोसेसिंग नहीं होता। सो थोड़ा हीट इसमें लगता है जिसके वजह से इसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है।
बट इसमें भी कुछ नेचुरल फ्लेवर्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स, उसका नेचुरल अरोमा जो है वो मेंटेन रह सकता है। दो ये कोल्ड प्रेस ऑयल जितना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, बट ये फिर भी बेटर एंड गुड क्वालिटी होता है कंपेयर टू रिफाइंड ऑयल्स। सो इसके कुछ एग्जांपल्स है आपका फिल्टर्ड ग्राउंडनट ऑयल, या फिल्टर्ड मस्टर्ड ऑयल, या फिर फिल्टर्ड सेसमी ऑयल। और तीसरा जो है वो है रिफाइंड ऑयल। सो ये जो है वो केमिकल ट्रीटमेंट से प्रोसेस किया जाता है, यानी इसमें डीगमिंग या ब्लीचिंग या डिओडराइजिंग होता है ताकि इम्प्योरिटीज को निकाल सके, कलर चेंज कर सके, ओडर भी नहीं होता। तो ये हीट और केमिकल ट्रीटमेंट से बनता है। तो इसको जितना लिमिट कर सको आप या जितना कंज्यूम ना करो वो ही बेस्ट है, बिकॉज ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए इज नॉट रेकमेंडेड। सो इसमें आता है आपका रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, या फिर सोयाबीन ऑयल रिफाइंड वाला, या फिर पाम ऑयल जिससे तली हुई चीजें वगैरह बनती है, जो पैकेज प्रोडक्ट्स बाहर मिलते हैं। सो वो आपको लिमिट करने हैं ताकि आप ये रिफाइंड ऑयल का इंटेक लिमिट कर सको। अब जो नेक्स्ट चीज है वो है घी, बटर और वनस्पति। सो ये भी जो चीज है, ये मैंने जैसे आपको बताया कि दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर फैट कंजम्पशन। सो डालडा, वनस्पति, मार्जरीन या फ्रोजन डेजर्ट्स जो होते हैं वो टेक्निकली हाइड्रोजनेटेड फैट ही होते हैं, यानी उसमें ट्रांस फैट होता है। जिस किस में भी ट्रांस फैट होता है वो आपके हार्ट के लिए अच्छी चीज नहीं होती। सो ये कभी भी आप चेक करिएगा जब भी आप कोई आइटम लेते भी हो कि ट्रांस फैट कितना है उस प्रोडक्ट में, और अगर उसमें है तो वो आपको नहीं कंज्यूम करना है। घी और बटर जो है वो आप कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन रेकमेंडेड क्वांटिटीज में। एंड वनस्पति जितना पॉसिबल हो उतना आपको अवॉइड करना है। सो अब रेकमेंडेड फैट यानी कि गुड फैट सोर्सेज जिससे आपका ओमेगा 3 और ओमेगा 6 इसको आप मेंटेन रख सको, या फिर एचडीएल लेवल्स मेंटेन रख सको, उसके लिए आप जो है वो ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हो, इट इज गुड। ओके, आप फिश जो है फिश कंज्यूम कर सकते हो। नट्स में आप वॉलनट्स, आमंड्स, या फिर जो अलग अलग तरह के नट्स होते हैं, फिर जो सीड्स होते हैं वो सीड्स का इंटेक रख सकते हो, जैसे फ्लैक्स सीड्स हो गया, सेसमी सीड्स हो गए। तो ये सारे ऑयल सीड्स जो है, सनफ्लावर सीड्स, तो ये इनको आप कंज्यूम कर सकते हो ताकि आपको ये बेनिफिट्स इनसे मिल सके। अब आते हैं कि कितना हमें लेना है। सो रेकमेंडेड इनटेक ऑफ फैट बेसिकली जो है वो 3 टीस्पून विजिबल फैट आप पर डे ले सकते हो। ओके, 3 टीस्पून से ज्यादा आपको नहीं लेना है। अब इसमें भी वन आप जो है वो इसको कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हो कि आप इसमें 1 टीस्पून घी ले सकते हो और बाकी 2 टीस्पून जो है वो आप ऑयल का ले सकते हो। ओके, नाउ द की टेक अवेज फ्रॉम दिस सेशन, यानी कि आपको आज के सेशन से की टेक अवेज ये है कि हार्ट हेल्थ मेंटेन करने के लिए आपको जो एसेंशियल 8 गाइडलाइंस है वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। बिकॉज कोई भी एक फैक्टर या कोई भी एक चीज से आप हार्ट हेल्थ मेंटेन नहीं कर सकते। सो सबसे पहले तो अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपको वेट लूज करना है। ब्लड प्रेशर लेवल्स आपको मेंटेन्ड और कंट्रोल्ड जो है वो रेंज में रखने हैं, जो आप फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग से कर सकते हो। आपको गुड स्लीप पैटर्न्स और गुड क्वालिटी स्लीप मेंटेन रखनी है। आपको आपका स्मोकिंग, अल्कोहल इनटेक एकदम बंद करना है या कम करना है। स्ट्रेस नहीं लेना है, या फिर उसको रिड्यूस करने के लिए आप अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हो। सॉल्ट एंड फैट इनटेक कट डाउन करना है, एंड आपको एक्टिव रहना है, यानी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी है। अभी हम क्विज राउंड की तरफ जाएंगे। उसके बाद आपने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं वो सारे क्वेश्चंस भी हम Q&A सेशन में उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो मूविंग अहेड विद द क्विज। आप इसके आंसर्स जो है चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। तो सबसे पहला है, व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ डैश डाइट। सो डैश डाइट का सबसे मेन प्रिंसिपल क्या है? रिस्ट्रिक्ट करिए सोडियम को, या हाई फाइबर फूड्स इनटेक करना है, या इंक्लूड हाई प्रोटीन फूड्स, लिमिट इनटेक ऑफ हाई फैटी फूड्स, या ऑल ऑफ द अबव। आप ABCDE कुछ भी टाइप कर सकते हो। व्हाट डू यू थिंक, इसमें कौन सा सही आंसर है? ओके, वेरी गुड, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। सो यू आर करेक्ट, आंसर इज E, ऑल ऑफ द अबव।
क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। यस, नेक्स्ट स्लाइड। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि इफ यू आर हाइपरटेंसिव योर सोडियम इनटेक शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। सो अगर आपको हाइपरटेंशन है, आपका सोडियम रिस्ट्रिक्शन आपको रखना है 1500 मिलीग्राम्स से कम, 1300 मिलीग्राम्स, 2400 मिलीग्राम्स या 2300 मिलीग्राम्स। वंडरफुल। So mostly everyone is saying A. Let's see what the answer is. A is the right answer. थर्ड क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऑयल बेस्ट है आपके हार्ट हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। सो ऑयल विच इज हाई इन ट्रांस फैट, अनसैचुरेटेड फैट्स या फिर हाई इन सैचुरेटेड फैट्स। ओके, वाओ, ओके, बी। लेट्स गो विद बी। करेक्ट। सो एवरीवन, आई एम ग्लैड दैट यू गाइज रिमेंबर एंड आपको याद है जो भी बताया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन। HDL cholesterol is a bad cholesterol. True or false? HDL is good or bad? Okay. False. Okay, let's see what is the answer. So false is the correct answer. So thank you so much everybody for being so active. इतने अच्छे से आपने mention किया सब कुछ इसलिए। ओके, सो अब नेक्स्ट चीज जो है कि आप ये सारे सेशंस ज्वाइन कर रहे हो, सब आप इतने एक्टिवली चीजें बता रहे हो, तो सिमिलरली फिटरफ्लाई में हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स भी है। सो उन प्रोग्राम्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इन डिटेल बताना चाहूंगी कि ये क्या प्रोग्राम्स है। सो हमारा बेसिक एम और मिशन तो मैंने आपको बता दिया है कि मेटाबॉलिक डिजीजेस एंड कंडीशंस को हमें जो है वो फाइट करना है। सो हमारे पास 3 प्रोग्राम्स है। पहला प्रोग्राम है डायबिटीज प्रोग्राम, दूसरा वेट लॉस प्रोग्राम है एंड थर्ड प्रोग्राम है फिट हार्ट प्रोग्राम। सो जो डायबिटीज प्रोग्राम है उसमें HbA1c जो है वो लोअर करने में हम हेल्प करते हैं एंड हमने देखा है अकॉर्डिंग टू द डेटा अक्रॉस 10,000 मेंबर्स जो इन प्रोग्राम्स में एनरोल कर चुके हैं कि 1.5% से उनका HbA1c लेवल ड्रॉप हुआ है और 21% रिडक्शन हुआ है इन मोर्टेलिटी रेट। सिमिलरली वेट लॉस प्रोग्राम्स में हमने ये ऑब्जर्व किया है कि 5 to 10 kg एवरेज वेट लॉस हुआ है एंड ये 3,000 मेंबर्स जो है इस प्रोग्राम में उनका डेटा कंसिडर करके ये आउटकम्स हम बता रहे हैं। और फिट हार्ट प्रोग्राम में जो है वो 6 years का इंप्रूवमेंट हुआ है इन हार्ट एज एंड 23% रिडक्शन हुआ है इन मोर्टेलिटी। सो ये जो है हमारा आउटकम्स ट्रायल ग्रुप में से जो मिले हैं उसके बेसिस पर है, यानी 30 मेंबर्स का जो पायलट स्टडी किया था उसके बेसिस पर, बिकॉज ये हमारा न्यू प्रोग्राम है। सो इन केस आपको लगता है कि इनमें से कोई प्रोग्राम्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं या बेनिफिशियल हो सकते हैं, आप प्रोग्राम के एंड में एक फीडबैक फॉर्म आपको दिया जाएगा, वो फिल कर सकते हो एंड उधर से आपको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी और डिटेल्स के लिए। इस प्रोग्राम में जो बेसिक इंक्लूजन्स है उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ या बता देती हूँ। अगर आप डायबिटीज प्राइम प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो ये जो प्रोग्राम है बेसिकली इसमें आपको एक किट दिया जाता है, वेलकम किट, जिसमें आपको एक CGM सेंसर दिया जाएगा जिसमें रियल टाइम रीडिंग्स होते हैं, आपके ब्लड शुगर मॉनिटर कर सकते हो आप। प्लस इसमें एक ब्लूटूथ कनेक्टेड ग्लूकोमीटर दिया जाता है 25 स्ट्रिप्स के साथ एंड आपका एवरी 3 months में ब्लड टेस्ट भी होगा। इसके अलावा आपको फिटरफ्लाई वेलनेस ऐप का एक्सेस मिलता है और लाइव एक्सपर्ट सेशंस भी मिलते हैं जो आप एवरी वीक अटेंड कर सकते हो, मंडे टू सैटरडे। प्लस आपको जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड स्लीप मैनेजमेंट के लिए भी गाइडलाइंस दिए जाते हैं, फिटनेस मैनेजमेंट के सेशंस भी आपके होंगे एंड पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स मिलते हैं आपको एक डेडिकेटेड डायबिटीज कोच कंसल्टेशन के साथ। ये जो है, ये जो भी प्रोग्राम या प्लान आप सिलेक्ट करते हो उसके बेसिस पे वेरी होगा, बिकॉज हमारे पास 6 months और 12 months दोनों के प्रोग्राम्स है। ये कैसे काम करता है या फिर हमारा प्रोग्राम जो है वो उसका प्रोसेस फ्लो क्या है। स्टेप 1 ये होता है कि हम आपका डेटा कलेक्ट करते हैं। आपका कॉल होता है, आपके मेडिकल डिटेल्स, आपकी हिस्ट्री,
डाइटरी पैटर्न, इन सब चीजों के बारे में हम जो है वो इंफॉर्मेशन आपसे लेते हैं, स्लीप, स्ट्रेस पैटर्न, एक्सरसाइज या एक्टिविटी लेवल्स, ये डेटा हम एनालाइज करते हैं। और उसके साथ में जो आपको कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम दिया जाता है, उसमें भी हम चेक करते हैं कि क्या आपके ब्लड शुगर लेवल्स कैसे फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, एंड इसके बेसिस पे हम वो इश्यूज आइडेंटिफाई करके आपको करेक्टिव एक्शंस देते हैं, जिसमें आपको डॉक्टर कंसल्ट मिलता है, डाइट मॉडिफिकेशंस मिलते हैं, एक्सरसाइज और पेन मैनेजमेंट सेशंस भी होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के साथ, एंड स्ट्रेस एंड स्लीप काउंसलिंग भी होता है। Okay, everyone, now we'll conclude today's session. Thank you so much again, Gautami ji and Fitafly team हमारे लिए ये सेशन कंडक्ट करने के लिए और हमारे सारे सवालों के भी जवाब देने के लिए. Thank you so much and we are hoping to see you all very soon with again new topic and very informative session. Thank you so much. Thank you so much. Thank We you. will meet again soon for the next session. Absolutely excited. Thank you. Thank you so much everyone and जिन मेंबर्स को अभी पोल नहीं दिखा था या फिर जो आंसर नहीं कर पाए थे, हम ये जो पोल का लिंक है या फिर हम एक गूगल का फॉर्म भेजने वाले हैं, जैसे सेशन खत्म होता है मैं तुरंत भेज दूंगी। ये जो गूगल का फॉर्म है, यहाँ पे आपको एक गूगल फॉर्म फिल अप करना है, आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर और आपके इंटरेस्ट के साथ कि हाँ आपको एक 20 मिनट का 1-to-1 कॉल चाहिए जो कि फ्री होने वाला है। तो आप उसमें ऑप्ट कर सकते हैं, यू कैन फिल योर डिटेल्स इन दैट सो दैट आपका नंबर और नाम फिटरफ्लाई के टीम को मिल जाए और वो आपको कॉल करे। सो डोंट मिस दैट आउट, वी गोना सेंड इट इन ऑल द ग्रुप्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, नाउ विल कंक्लूड, हैव द हैप्पीएस्ट डे अहेड, बाय बाय। Please like, subscribe and press the bell icon to get notified for new videos.